गुड आफ्टरनून सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है जी सभी को? यस सर। ओके, सो हम एक एक करके आपके ये सारे पेपर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना? ओके, तो ये आपका जो है वो डीपीपी जो आपका हुआ था टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट है ये, है ना? तो इसमें अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा साइज किसका है ना? एक मिनट जी। और तो ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और लास्ट ऑप्शन है S2 नेगेटिव। अब हमें एक चीज पता है कि कोई भी एटम जो होता है जब भी उसके ऊपर चार्ज आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर में वेरिएशन आती है, जबकि उसके ऊपर जो है वो प्रोटॉन का नंबर फिक्स रहता है। प्रोटॉन का नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन्स की बात करता हूँ तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं Cl नेगेटिव में? बताओ जी, Cl नेगेटिव में प्रोटॉन कितने हैं? 70। 17। ठीक है जी, सोडियम में कितने आ जाएंगे? 10, 11। सॉरी 11। मैग्नीशियम में 12, सल्फर में 16। अब देखो अगर इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आया है तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्लोरीन 18। में 18 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर 7। 10 हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर Mg2 पॉजिटिव में अगेन 10 हो जाएगा, S2 नेगेटिव में 18 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो वैसे ही आंसर से बाहर हो गए, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि जो कैटायन का साइज होता है वो एनायन के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है जी, अब देखो बात करते हैं यहाँ पर Cl नेगेटिव और S2 नेगेटिव की। किसकी बात करते हैं? Cl नेगेटिव और S2 नेगेटिव की बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो दोनों में सेम है, Cl नेगेटिव में भी और S2 नेगेटिव में भी। और ऐसे कंपाउंड्स को मैं क्या बोलता हूँ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो Cl नेगेटिव में और S2 नेगेटिव में साइज किसका बड़ा होगा जी? साइज होगा S2 नेगेटिव का बड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो 16 प्रोटॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि Cl नेगेटिव के केस में जो आपके 17 इलेक्ट्रॉन है वो 18 लोगों को खींच रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखो ये प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से ही होता है। ठीक है, और आपको ये बात पता होती है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और घूमने का रीजन यही रहता है क्योंकि न्यूक्लियस के सेंटर में, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो उसकी वो क्या करता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो 17 लोग हैं वो 18 लोगों को खींच रहे हैं और यहाँ पर 16 लोग जो है वो 18 लोगों को खींच रहे हैं। अब कॉमन क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन दोनों में कॉमन है, तो ज्यादा अंदर तक कौन खींचे जाएंगे? Cl नेगेटिव वाले खींचे जाएंगे। इसलिए Cl नेगेटिव का साइज S2 नेगेटिव के कंपैरिजन में क्या होगा? छोटा होगा। तो हमसे तो ये पूछा कि सबसे छोटा होगा किसका होगा, है ना? तो सबसे बड़ा यहाँ पर S2 नेगेटिव का होगा, उससे छोटा Cl नेगेटिव का होगा। ठीक है, अब Mg2 पॉजिटिव में और Na पॉजिटिव में बात करता हूं तो यहाँ पर सबसे छोटा साइज किसका होगा जी? Mg2 पॉजिटिव का होगा। तो इसका आंसर Mg2 पॉजिटिव होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? हो गया क्लियर सर। क्योंकि अगर सबसे बड़ा साइज पूछता तो आंसर S2 नेगेटिव में, देखो इसका ऑर्डर ही लिख देता हूं। सबसे बड़ा साइज है यहाँ पर S2 नेगेटिव का, उससे छोटा है Cl नेगेटिव का, उससे छोटा है Na1 पॉजिटिव का और उससे छोटा है Mg2 पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर आता है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। क्लियर है जी, या किसी को अभी भी डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
क्लियर। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी। देखो, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग बिहेवियर है वो भी रिपीट होता रहता है कुछ टाइम के बाद, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रिपीट होती रहती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आपको पता है कि एक ट्रेंड होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और बॉन्डिंग बिहेवियर का। अगर बात करता हूं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, तो वो कभी भी पीरियोडिक ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में चलते जाओगे तो एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अकॉर्डिंग टू नीड कम ज्यादा होते रहेंगे। कम ज्यादा होते रहेंगे तो उनकी जो रेशियो होगी वो भी अलग अलग ही आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया जी सबको? इसका आंसर डी है, इसका आंसर Mg2 पॉजिटिव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 55। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर आपको 55 दिया गया है और पूछा है कि वो कौन से ब्लॉक में आएगा। तो मैंने आपको सीधा सा इसमें कंसेप्ट ये बताया था कि आपने जस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। कहाँ कहाँ पे नोबल गैस आती है जी? 2 पे, 10 पे, और नोबल गैस कहाँ पे आती है बताओ जी? 2, 10, 18 18, 36, 54 और उसके बाद 86 पे। अब हमसे पूछा है कि 55 कहाँ आएगा, तो 55 के नजदीक नोबल गैस कौन सी है? सबको दिख रही होगी? स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? यस सर। कलर यूज किया है, ये थोड़ा विजिबल नहीं है, येलो कलर ना, लाइट सी शेड है इसकी बड़ी। ओके, अब थोड़ा क्लियर है जी? देखो, हाँ जी सर, अब ठीक है। आप 1 मिनट वेट करें ना, जैसे आई मीन टू से मैं इसको वहां पे दूसरे उसमें खोलता हूँ फिर, ताकि जो है मैं थोड़ा बड़ा लिख सकूँ। आप प्लीज 1 मिनट वेट करें। व्हाट्सएप पे ठीक है? नहीं, लिखने के लिए अब दिख रही है जी सबको फाइल प्रॉपरली? यस सर। यस सर। ओके, तो हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया कि जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, है ना, ग्रुप 18 जो हमारा होता है। ठीक है, नोबल गैसेस कहाँ कहाँ पे आती हैं जी? 2, 10, 18, 36, 54 और 86।
तो आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कोई एटॉमिक नंबर दिया गया हो और आपसे ये पूछा गया हो कि वो कौन से ब्लॉक में आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन है उनको याद कर लेंगे। कहाँ कहाँ पे नोबल गैस आती है? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। और ये है ग्रुप नंबर हमारा 18। और आपको आई थिंक इतना तो पता होगा कि जो ग्रुप 13 से 18 होते हैं वो होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक। ठीक है जी। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को मैं क्या बोलता हूं जी? एस ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 3 से, ग्रुप नंबर 3 से जो ग्रुप नंबर 12 तक चलते हैं उनको मैं बोलता हूं डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक भी सारे ग्रुप 3 में आते हैं। ओके, अब हम यहां पर ये देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, इसके नियरेस्ट नोबल गैस 55 के नियरेस्ट नोबल गैस आपको दिखाई दे रही होगी 54। ठीक है, तो 54 जो नोबल गैस है वो 18th ग्रुप में आई। ठीक है, तो आपको पता है 18th ग्रुप इज द लास्ट ग्रुप। ठीक है, अब 18th ग्रुप के बाद एलिमेंट किस ग्रुप में जाएगा? फर्स्ट ग्रुप में। और फर्स्ट ग्रुप किसको बिलोंग करता है? एस ब्लॉक को। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक। क्लियर है बात सबको ये? Yes, yes, sir. सर इसका कोई एक एग्जांपल और करना। ओके ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने लिख दिया, आप ही बोलो कोई भी एटॉमिक नंबर, मैं उसको करवा देता हूँ। सर जैसे 37। 37 बोल दिया। अब देखो 37 अगेन क्या है 36 के, मतलब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस इज 36। तो 36 जो है वो 18th ग्रुप में आ रहा है, और तो 37 किस में आएगा? फर्स्ट ग्रुप। तो ये भी अगेन क्या है? एस ब्लॉक है। मतलब कि ये 55 से ऊपर वाला एलिमेंट आपने बोल दिया। समझ गए जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो O2 नेगेटिव दिया है, F नेगेटिव दिया है। ठीक है जी, और Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। तो इन सभी में मुझे प्रोटॉन का नंबर तो बताओ। सबसे पहले प्रोटॉन का नंबर आपको अभी बता के हटा कि हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो 8, 9, सर में 8 11। में 9 11 12 13। अब इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं साथ में। तो देखो 8, मतलब एक बात का और ध्यान रखना कि कोई भी एटम है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसमें एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं लिख रहा हूं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर Z कितना होता है? 11। अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। तो ये बात का ध्यान रखना कि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर रहता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आता है तो किसके नंबर में वेरिएशन आती है? वेरिएशन आती है इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। 9 और 1 कितने हो गए? 10। 11 से 1 गए कितने हो गए? 10। 12 से 2 गए कितने हो गए? 10। 13 से 3 गए कितने हो गए? 10। अब ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। अब देखो ऑर्डर, साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा? साइज का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज O2 नेगेटिव का होगा, उससे छोटा F नेगेटिव, उससे छोटा Na पॉजिटिव, उससे छोटा Mg2 पॉजिटिव और सबसे छोटा Al3। तो कौन सी ऑप्शन से मैच हो रहा है जी? ये मैच हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। क्लियर है बातें? यस और नो? कोई बात क्लियर है? ओके, मैं इसको थोड़ा सा ना रब कर देता हूँ, आप ऐसा ना सोचो कि ये फर्स्ट
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, collective name given to the element with outer shell configuration ns2np6। ठीक है जी, ns2np6 आपको कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और बोला गया है कि इस ग्रुप को क्या बोलूंगा मैं, कौन सा ग्रुप है ns2np6? आपको कॉन्फ़िगरेशन देख के पता लग रहा है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप। पी हाँ, पी ब्लॉक है, बट ग्रुप 18 की कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक में भी, क्योंकि पी ब्लॉक में देखो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अगर मैं आपसे पी ब्लॉक की बात करता हूं तो पी ब्लॉक हमारे पास ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक चलता है। ठीक है, अगर पूरे पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप लिखते हो NS2 NP126। अगर इंडिविजुअल ग्रुप की पूछी जाएगी, जैसे ग्रुप 13 यहां पर हो गया, 14 यहां पर हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। ठीक है जी, 13 ग्रुप के लिए कॉन्फ़िगरेशन आती है NS2NP1, 14 के लिए आती है NS2NP2, 15 के लिए आती है NS2NP3, 16 के लिए आती है NS2NP4, 17 के लिए आती है NS2NP5, 18 के लिए आती है NS2NP6। ठीक है जी, तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी NS2NP6। और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 18 में क्या आता है? ग्रुप 18 में आती है हमारे पास नोबल गैसेस। ठीक है जी, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखो, चेल्कोजेंस, चेल्कोजेंस हो नहीं सकते। चेल्कोजेंस किसको बोलते हैं? चेल्कोजेंस बोलते हैं ग्रुप 16 वालों को, ऑक्सीजन फैमिली को चेल्कोजेंस बोलते हैं। ठीक है जी, सो चेल्कोजेन नहीं होगा। एल्किलाइन अर्थ मेटल हम किसको बोलते हैं? ग्रुप 2 को बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल आपको भी बता दिया कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास नोबल गैसेस। तो क्या आपको ये क्लियर हुई बात? Yes, sir. अब इसी तरीके से आपको सेम क्वेश्चन मैं फ्रेम करके दे दूं। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP4, तो उसको क्या बोलूंगा? NS2NP4 को क्या बोलूंगा? सारे बताएंगे, आंसर देंगे। Chalcogen. ग्रुप 16 पे ये ग्रुप नंबर 16 की कॉन्फ़िगरेशन है जी, बिल्कुल सही बात है, पर बोलूंगा क्या इसको? Chalcogen. Oxygen. इसको बोलूंगा मैं ऑक्सीजन चेल्कोजन। क्या बोलूंगा इसको जी? इसको बोलूंगा चेल्कोजेंस। अगर इसी तरीके से NS2NP3 लिखता, अगर NS2NP3 लिखता, तब आप मुझे क्या आंसर देते? 15 की ग्रुप Nitrogen. 15 आंसर होता था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, बताएगा कोई? To attract electron. सर हाँ, किसी तो के में हाँ, क्या बोल रहे हैं जी? फिर से बोले मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं ठीक है सर, वो दूसरे मैम ने बोल दिया, वो भी ठीक है कि अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिंग पोटेंसी। ओके 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 ओके। देखो, जब किसी एटम में हम क्या करते हैं, गैसियस एटम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, उस दौरान जो एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, उस एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलता हूँ या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता हूँ, है ना। अब मेरे से पूछा गया है कि इसमें ऑर्डर बताओ, तो देखो मेरे पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2p1, कार्बन की 2p2, नाइट्रोजन की 2p3, यहां पर 2p4। तो अगर मैं इन सब में बात करता हूं तो इन सब में आप बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी? ऑक्सीजन की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब मैं पीरियोडिक टेबल में मूव करता हूं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है?
इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है ना पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन की आ गई। अब ऑक्सीजन के बाद किसकी आएगी? बताओ जी। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की नहीं आएगी। अब देखो नाइट्रोजन की क्यों नहीं आएगी, उसका रीजन ये है क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये पहले से ही स्टेबल है। अब मान लिया कि कोई खाना खा के आया है, चाहे उसकी फेवरेट डिश ही क्यों ना बनी हो, तो वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि वो पहले से ही उसका पेट भरा हुआ है। तो नाइट्रोजन पहले से ही स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p4 हो जाएगी, जो कि पहले से ये अनस्टेबल मोड में चला जाएगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हो जी? यस सर, यस सर। कार्बन की बात करता हूं, कार्बन के पास 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के जैसे हो जाएगी। मतलब अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कार्बन की स्टेबिलिटी पहले से भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन के बाद आ जाएगी। ठीक है, फिर बोरोन की आएगी और लास्ट में आएगी नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन पहले से ही स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना पसंद नहीं है। तो ये ऑर्डर होगा ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन। तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी जी? सी ऑप्शन। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी सारे। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो बताओ एटॉमिक साइज का क्या करेक्ट ऑर्डर आएगा यहाँ पे, बता सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो, कुछ एलिमेंट यहां पर लिखे हैं, जैसे सीरियम लिखा है या ट्रिबियम लिखा है और ल्यूटीशियम लिखा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, फिर से बता देता हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक में मैंने आपको सब कुछ बताया था। जो एफ ब्लॉक होते हैं वो कहां से कहां तक चलते हैं जी? अगर एफ ब्लॉक की बात करता हूं तो एफ ब्लॉक में भी दो सीरीज होती है। ब्लॉक को और क्या बोलता हूं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो सीरीज होती है। एक को बोलता हूं मैं लेंथेनॉइड, ठीक है, जिसमें 4f की फिलिंग होती है, और दूसरी होती है एक्टिनॉइड, जिसमें किसकी फिलिंग होती है? 5f की फिलिंग होती है। अब ये जो लेंथेनॉइड होते हैं ये कहां से कहां तक चलते हैं? 58 से 71 तक 14 एलिमेंट्स यहां आते हैं। ठीक है जी, और 90 से 103 तक 14 एलिमेंट्स यहां आते हैं। तो एफ ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 28। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर इस क्वेश्चन में 58 भी दिखाई दे रहा है आपको, 70 भी दिखाई दे रहा है और 71 भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है जी? यस और नो? यस सर। दिखाई दे रहा है जी सभी को? तो अब इसमें साइज का ऑर्डर क्या आएगा? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने सुना होगा लेंथेनॉइड में होती है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टेनाइड में होती है एक्टेनाइड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन का मतलब ये हुआ साइज का डिक्रीज होना या साइज का कम होना। ठीक है जी, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब हुआ कि जब मैं लेंथेनाइड सीरीज में सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ जाता हूं, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58, ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर 71। जब मैं लेंथेनॉइड सीरीज में सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ जाता हूं तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। और इस डिक्रीज इन साइज को ही मैं क्या बोलता हूं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इस डिक्रीज इन साइज को ही क्या बोलता हूं मैं? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलता हूं। क्लियर हुई बात आपको?
अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो एक एलिमेंट यहाँ पर और इसने ऐड किया है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, वो एलिमेंट है टिन, है ना, SN भी लिखा हुआ है ना साथ में। अब टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टिन? और टिन बताओ मेरे को किस ग्रुप में आता है? अगर आपको कार्बन फैमिली की याद हो तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। 8 ऐड करो कितना हो गया? 14। 18 ऐड करो कितना हो गया जर्मेनियम का? 32। 32 में 18 ऐड किया कितना हो गया? 50। ठीक है जी। तो टिन का एटॉमिक नंबर हुआ 50। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनका साइज कंपैरेटिवली लेंथेनॉइड से ज्यादा होता है। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं कि जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं तो उनका साइज लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है जी। क्यों? अब यहां पर साइज ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो लेंथेनाइड में फिलिंग किसकी हो रही है? 4f की फिलिंग हो रही है। अगर आपसे इस ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो NH2nP2 होती है कार्बन फैमिली की, जिसमें 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2 और यहां पर 5s2 5p2। यहां पर फिफ्थ शेल की फिलिंग हो रही है। और आपने एक बात सुनी होगी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? जब मैं पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करता हूं, है ना, सो शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। तो यहां पर सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज होगा यहां पर टिन का। फिर मेरे पास तीन चीजें और बचती हैं। एक बचता है सीरियम और एक बचता है यट्रीबियम और एक बचता है ल्यूटीशियम। ठीक है। अब वैसे तो मैंने आपको जनरल ट्रेंड बता दिया लेंथेनॉइड में कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से ये ट्रेंड लगा देते कि सीरियम जी सबसे छोटा होगा, उसके बाद ये होगा यट्रीबियम, उसके बाद ल्यूटीटियम होगा। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि जो ल्यूटीशियम का साइज होता है वो यट्रीबियम से छोटा होता है। तो यहां पर इन तीन एलिमेंट का ट्रेंड क्या बनेगा? सबसे पहले सीरियम, फिर ल्यूटीटियम, फिर यट्रीबियम। तो ये मैं इसके आगे लिख देता हूं, सीरियम, ल्यूटीटियम और लास्ट में यट्रीबियम। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी जी फिर? ऐसी कोई ऑप्शन टिन, सीरियम, ल्यूटीटियम, यट्रीबियम, कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? दिस इज द आंसर। देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि इसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स आपसे पूछ लिए थे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। बहुत बार मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी रेगुलर ज्योमेट्री आएगी वहां पर डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी जी? जीरो हो जाएगी। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब कि जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बताओ जी, शाबाश। मैं एक्सप्लेन करता हूं, नो इश्यू। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। PCl3, PCl3 है। ठीक है जी, SiF4 भी है, SiF4 भी है, ClF और एक और ऑप्शन है CFCl3। ठीक है जी, ये चार ऑप्शन है। हमसे पूछा है कि डाइपोल मोमेंट किसकी जीरो होगी। तो PCl3 में पहले मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताओ, फास्फोरस की क्या आएगी?
देखो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने सिखाई थी पहले भी। sp3 1/5 + 3 8 sp3 आएगी, बिल्कुल सही बात है, sp3 आएगी। और sp3 में भी यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है जी। तो PCl3 आपका कैसे बनेगा? PCl3 आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे अमोनिया दिखता है वैसा दिखता है PCl3। ठीक है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे बात करता हूँ SiF4। SiF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी जी? अगेन sp3 आएगी। देखो H विल बी इक्वल टू 1/2। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने हैं? कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही उसमें आते हैं ग्रुप में, है ना। तो 4 + 4 मोनोवैलेंट जुड़े, 8/2 4, और 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन बताई थी? sp3। तो यहां पर ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन एटम के अराउंड 4 फ्लोरीन्स जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जब भी कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री आती है तो वहां पर डाइपोल मूवमेंट कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। समझ गए बात को? आंसर आ जाएगा SiF4। अगर मैं यहां पर SiF4 की जगह CH4 लिखता तो CH4 आंसर होता। अगर CO2 लिखता तो CO2 आंसर होता। अगर BF3 लिखता तो BF3 आंसर होता। ठीक है बात? Yes, sir. तो आंसर इज SiF4। क्या आपको ये सब क्लियर हो रहा है जी? yes sir ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ऑफ द गिवन एल्केली मेटल द वन विद द स्मॉलेस्ट साइज। अब देखो एक ही घर के मेंबर हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो कितना आसान है आंसर देना? बताओ जी, क्या आंसर आएगा? sodium आंसर इज sodium Cesium. आंसर इज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज। बोल रहा है कि कोई एटम है जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स लिख रहा है? लार्ज साइज, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखो अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होगी हाई होगी? आज ही बताया ये, हाई होगी जी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई नहीं होगी। उसकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जो चीज पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखेगी। अगर अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज मोर नॉट लेस। ठीक है, तो जिस एलिमेंट की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई होगा। मतलब उस एलिमेंट से, उस एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी ज्यादा होगी। क्लियर है बात ये? यस और नो? अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर देता, एन एटम विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बात समझ गए जी? प्लीज रिप्लाई। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई एटम है जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bonded molecule. ठीक है, मान लिया कि मैं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना रहा हूं। अब मान लिया कि यहां पर जो बी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एटम से क्या है, ज्यादा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को खींचे जाएंगे। उस फिनोमिना को मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता हूं। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब कि जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा, वो उसको इजीली बाहर जाने नहीं देगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज, ठीक है, तो आपको इस तरीके से ऑप्शंस दी गई थी कि उसका साइज लार्ज होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक दी थी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक दी थी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक दी थी लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यही ऑप्शंस थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कंसेप्ट तो मैंने आपको भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए चाह। ठीक है, तो उसकी लो तो कभी भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर क्या है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज हाई होगी, है ना। तो यहां पर तो लो लिखा है, ये तो होगा नहीं। लार्ज साइज हो हमेशा, ये भी जरूरी नहीं है। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? ज्यादा लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखेगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मुझे विड्रॉ करना है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर मुझे देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए वो हाई होगी। तो इसलिए हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी इसका आंसर होगा। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बहुत आसान क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर। ठीक है, अब ये आयनिक करेक्टर होता क्या है, ये फजान रूल है बेसिकली। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फैजान रूल, अब देखो फैजान ने क्या बोला, फैजान ने बोला कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होता है, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होता है। क्या बात बोली इसने? इसने बोला कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होता है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, आयनिक करेक्टर होता है। अब उस आयनिक करेक्टर को मैं इस तरीके से दिखता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट इसने बोला स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन larger will be the size of an ion। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एन आयन, मोर इज द पोलराइजेशन पावर एंड मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये बात समझ गए आप? कंडीशन क्या बोली इसने? इसने बोला कि कैटायन जितना छोटा होगा उतनी अच्छी बात है, एनायन जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी बात है, चार्ज दोनों में ज्यादा हो तब और अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास क्या है, क्या क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है BeCl2, ठीक है, MgCl2, CaCl2 और BaCl2। यहां पर तो और आसान हो गया काम, क्योंकि देखो ये पार्ट तुम में कॉमन है। अब अगर साइज की बात करता हूं तो आप मुझे भी बताओ कि Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव और Ba2 पॉजिटिव में साइज किसका बड़ा है? बताओ जी, सारे आंसर देंगे जो क्लास में है, प्लीज आंसर दो जी। वेरियम का बड़ा है।
बस Ca2 पॉजिटिव का बड़ा होगा ना आई थिंक। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। सबको आवाज आ रही है जी? अभी आ रही है सर। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको फजान रूल बता रहा था जी, है ना। फजान रूल में क्या क्या कंडीशन होती हैं कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो किसी भी कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब मेरे से यहाँ पर क्या पूछा गया मेरे से यहाँ पर पूछा गया आयनिक कैरेक्टर। क्या पूछा गया जी? आयनिक कैरेक्टर। तो मुझे बताओ कि इसमें साइज किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, क्योंकि देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम एक ही ग्रुप में आते हैं। बेरियम आओ का जी। बड़ा, हाँ जी, बेरिलियम का का बड़ा साइज होगा। सबसे बड़ा होगा, कैल्शियम का उसके छोटा, मैग्नीशियम का उससे छोटा और बेरिलियम का सबसे छोटा, है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट ये है, जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी जी? आपकी ऑप्शन आ जाएगी, आपको ब्लर दिख रहा है यार? मुझे ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है सर। फिर ए ऑप्शन। ठीक है जी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना। आपके पास पीपीटी इसकी वो होगी, पीडीएफ होगी, है ना, वहां से आप देख लेना, ए ऑप्शन होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखो इसको पीपीटी को यहाँ से वो करूंगा, ऐड करूंगा, तो फिर से कुछ कनेक्शन में इशू आ जाएगा। तो मैं ये है कि मेरा जो टारगेट है कि पूरी सॉल्व करवानी है आज, तो वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन जो है उसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। 12th क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई ए एटम है, ए गैसियस एटम है, उससे मैंने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दिया, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो थी E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब मैंने क्या किया, ये जो ए पॉजिटिव गैसियस आयन बना, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो ये A2 पॉजिटिव गैसियस आयन बन गया और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी दैट इज E2। अब आपको अगर ध्यान होगा तो जब मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट बताया था तो मैंने आपको उसमें क्लियर कट वे में ये लाइन बोली थी कि एक एटम से अगर मुझे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स निकालने, एक एटम से अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स निकालने, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू थर्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज हायर देन सेकंड देन फर्स्ट। मतलब
किसी भी एक एटम से अगर मुझे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि E2 क्या है? एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज E1? एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। समझ गए इस बात को? ए ऑप्शन आ जाएगी इसमें आपकी, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रो क्लियर हो रहा है, मेरे को लग रहा है।